चलिए देख रहे हैं, ये वीडियो है बीपीएससी द्वारा हवलदार कलर की जो वैकेंसी निकली है उसका यूनिक पब्लिकेशन के बुक का सॉल्यूशन। ये सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 का वीडियो है जिसमें क्वेश्चन 51 से सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स और वाई का क्रमशः विभाज्य संख्या 2, 3 और 4 है। तो इसे हम इस तरह से तोड़ सकते हैं कि x इक्वल टू 2a, वाई विभाज हो रहा है 3 से तो हम वैल्यू दे सकते हैं 3b, जेड विभाज हो रहा है 4 से तो 4 की जगह पर 4c का वैल्यू हम मान सकते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है 6x 4y और 3x का हमें महत्तम निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। तो इसे निकालने के लिए 2 इंटू 3 इंटू एक्स का वैल्यू मेरे पास था 2a, तो 2 इंटू ए का मान हम रख सकते हैं। उसके बाद 4y दिया हुआ है तो 4 के लिए 2 इंटू 2 इंटू वाई के का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू बी का, 3 इंटू बी का। वहीं अगर हम 3 के लिए बात करते हैं, 3z के लिए बात करते हैं तो 3z का वैल्यू हो गया 3 इंटू 3 का वैल्यू जेड का वैल्यू, सॉरी से गलती हो गया, 3z का वैल्यू दिया हुआ है 4c, तो 3 इंटू 4 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू सी। अब बात किया जाता है महत्तम समर्पद का, यानी कि जो तीनों से कट रहा हो, जिसमें वह भाग जो तीनों में आ रहा हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है 2 2 2, उसके बाद 1 2 3, यानी कि हम इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और देखिए 3 सभी में आ रहा है तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 3, यानी कि महत्तम समर्पद हमारा हो गया 2 4, महत्तम समर्पद हमारा हो गया 12, यानी कि करीब करीब हमारा 12 आंसर आएगा। महत्तम समर्पद का मान 12 आना चाहिए, क्या 12 से। तो अब ऑप्शन पे हम देखते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी न्यूनतम 12 संख्या, ऑप्शन हमारा दिया हुआ है न्यूनतम 12, ये हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। न्यूनतम हमारा महत्तम समर्पद न्यूनतम 12 आना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40 किलोग्राम 49 56 67 और 39 किलोग्राम में 5 सदस्यों का परिवार का औसत वजन कितना होगा। बताना है कि इनका औसत वजन कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले सभी सदस्यों को के वजन को हम जोड़ लेंगे। 40 को 49 को 56 49 56 67 7 किलो 67 किलो और 39 के जी 39 के जी, सभी का वजन को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका कुल वजन हो जाता है 251। यहाँ से टोटल परिवार में लोगों की संख्या 5 है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर सीधा आ जाता है 50.2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस सभी को जोड़ करके सदस्यों की संख्या से हम भाग लगा देते हैं। हमारा सही आंसर हो गया 50.2, यानी कि सही ऑप्शन हो गया 50.2 सी नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य द पिट्टी वर्ल्ड सेंचुरी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है। देखते हैं इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर ऑप्शन लक्षद्वीप में। सी नंबर ऑप्शन लक्षद्वीप में। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में स्थित है। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में स्थित है, जो विशेष प्रकार की पक्षियों के लिए प्रजनन का केंद्र या स्थान बना होता है। उन विशेष पक्षियों में एक नाम हमें याद रखना चाहिए, वो है सूटी टर्न। सूटी टर्न पक्षी का प्रजनन का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ साथ ही पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य में लक्षद्वीप के में कछुओं के लिए विशेष प्रजनन स्थल भी है। कछुओं के लिए विशेष प्रजनन स्थल भी है, जो इसलिए यह पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं का एक उदाहरण नहीं है। हमें बताना है कि सार्वजनिक वस्तुओं का एक उदाहरण नहीं है। स्वच्छ हवा तक पहुंचना, बी नंबर राष्ट्रीय सुरक्षा, सी नंबर कानून पर प्रवर्तन, या डी नंबर हमारे घर के लिए ड्राई वेव। इसका सही ऑप्शन हो गया हमारे घर के लिए ड्राई वेव। ये सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण में नहीं आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व
का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है कि शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था। सही ऑप्शन इसका हो गया डी नंबर, कर्नाटक में। इनका जन्म 8 अप्रैल 1924 को 8 अप्रैल 1924 को कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। कर्नाटक के बेलगांव जिले में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कश्मीर के इतिहास का संदर्भ दिया है? बताना है कि कश्मीर का इतिहास किस विद्वान के द्वारा लिखा गया है। इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा कल्हन के द्वारा। कल्हन के द्वारा। कल्हन ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में कल्हन ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में पूरा कश्मीर का वर्णन किया था। राजतरंगिणी में पूरे कश्मीर का वर्णन किया। कल्हन ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर का वर्णन किया था। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं राजतरंगिणी की, तो कल्हन की कश्मीर का इतिहास का वर्णन करने वाले राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो संस्कृत ग्रंथ है। वह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है। अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अगर कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास के द्वारा लिखी पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, ये प्रमुख पुस्तक है जो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, ये प्रमुख पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट की बात करते हैं तो बाणभट्ट की प्रमुख पुस्तक हर्ष चरित्र, काफ़ी फेमस और कई बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, हर्ष चरित्र और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगर हर्ष की बात करते हैं तो रत्नावली, रत्नावली और नागानंद, नागानंद, हर्ष, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? बताना है कि अर्थशास्त्र के लेखक किस शासक के दरबार में रहते थे, ये बताना है। तो पहले देखते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति का नाम कौटिल्य, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के पिता कौटिल्य। इनका दूसरा नाम चाणक्य, या इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ये अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन हुआ करते थे। अर्थशास्त्र पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह पुस्तक कौटिल्य को भारत का मैकियावेली, यहाँ तक कि कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की जो पांडुलिपि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्थशास्त्र की जो पांडुलिपि है इसके खोजकर्ता 1905 में आर समा शास्त्री ने की थी। अर्थशास्त्र की जो पांडुलिपि थी उसको सबसे पहले 1905 में आर समा शास्त्री के द्वारा खोजा गया था। आर समा शास्त्री के द्वारा इस पुस्तक की पांडुलिपि को खोजा गया था। अब देखते हैं अन्य व्यक्तियों की। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। उनका नाम एक बार देख लीजिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न
कालिदास, बराह मिहिर, धनवंतरी, अमर सिंह, छपनक, शंकु, वररुचि, बेताल भट्ट और घट करपव। ये प्रमुख नौ रत्न थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। अगर समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन हरिसेन ज़्यादा इन समुद्रगुप्त के दरबार में ज़्यादा विदूषकों या विद्वानों का नाम नहीं मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से सबके हरिसेन का नाम मिलता है। अगर चंद्र अशोक की बात करते हैं तो अशोक के समय में वैसा कोई कुछ खास नाम सामने नहीं आया था जो अशोक के समय में रहते थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में कृषि के संदर्भ में पेंडा शब्द किसे दिया गया नाम है? चाय की खेती को, रोपण कृषि को, काट एवं दाह कृषि को या कृषि के मौसम को। बताना है कि पेंडा जो शब्द है वो किस चीज़ का नाम है। इसका सही ऑप्शन हो गया काट एवं दाह कृषि को। पेंडा शब्द काट एवं दाह कृषि का नाम है। इसे हम दूसरे नाम से झूम खेती या स्लैश और बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। झूम खेती या स्लैश और बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। विश्व में तथा भारत में इस तरह की खेती को स्थानीय स्तर पर कुछ विशेष नाम दिए गए हैं। जैसे अगर वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनाम में स्लैश और बर्न फार्मिंग को या काट और दाह कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। मेडागास्कर के क्षेत्र में तावी के नाम से, कांगो देश में मोसले के नाम से। अगर भूमध्य अफ्रीका देश की बात करते हैं तो भूमध्य अफ्रीका देश में इसे फंग के नाम से जाना जाता है। इसे फंग के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में लोगन और काफ़ी या कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न मिल्पा कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न ये मिल्पा मिल्पा मैक्सिको के एरिया में झूम खेती को मैक्सिको के क्षेत्र में झूम खेती को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। चेना चेना श्रीलंका के क्षेत्र में कहते हैं। चेना श्रीलंका में भारत में प्रमुख विस्तरों में झूम खेती जो पूर्वी भारत में के 7 जिलों में की जाती है। मुख्य रूप से असम के आसपास के क्षेत्रों में पोंडू पोंडू आंध्र प्रदेश के सेक्टर में और दीपा मध्य प्रदेश के सेक्टर में किया जाता है। की जाने वाली झूम खेती का नाम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? इसका सही ऑप्शन हो गया केरल राज्य में। शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली की अगर बात करते हैं तो वह केरल राज्य से संबंधित है। एक और राज्य में देख लेते हैं। उड़ीसा में बात करते हैं तो उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य को उड़ीसी कहा जाता है। उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य को उड़ीसी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य को कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य को कुचिपुड़ी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य को भरतनाट्यम तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य को भरतनाट्यम के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। जंतुओं के उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जंतुओं के उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है? बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की तो उत्सर्जन तंत्र का सबसे पहला कार्य होता है अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन करना। अपशिष्ट उत्पादकों का निष्कासन करना यानी कि शरीर में जो गंदगी होती है उसका निष्कासित करना, उसको शरीर से बाहर निकालना। और यह काम सबसे पहले शरीर में वृक्क के द्वारा किया जाता है। वृक्क के द्वारा किया जाता है, जिसे हम किडनी बोलते हैं। वृक्क के द्वारा किया जाता है, जो शरीर से सभी विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। वृक्क की अगर बात करते हैं तो इसकी सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसकी छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा अकार्बनिक यौगिक
ठोस अवस्था अभिक्रिया से होकर यूरिया बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि किस अकार्बनिक यौगिक से हम यूरिया बनाते हैं, खाद बनाने का कार्य करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर ऑप्शन, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट इसका सही ऑप्शन हो गया अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का प्रयोग जो होता है वो यूरिया यानी कि खाद बनाने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? इसका सही ऑप्शन हो गया डी नंबर, अपक्षय कारक। अपक्षय कारक मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पद्मश्री प्राप्तकर्ता शोभना नारायण। पद्मश्री प्राप्तकर्ता शोभना नारायण डैश की प्रतिपादक थे। बताना है कि शोभना नारायण किस चीज़ के प्रतिपादक थे या किसके प्रतिपादक थे। तो इसका सही आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन, कथक के। पद्मश्री प्राप्तकर्ता शोभना नारायण कथक के प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? सिविल सेवा परीक्षा की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो गया सी नंबर, इलाहाबाद में। भारत में पहली सिविल सेवा परीक्षा इलाहाबाद में स्टार्ट की गई थी। और यह परीक्षा 1922 में शुरू की गई थी। 1922 में शुरू की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। एस अगेंस्ट अवार्ड। एस अगेंस्ट अवार्ड डैश खेलने वाले एक खिलाड़ी की आत्मकथा है। बताना है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। राइट ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर हो गया टेनिस खिलाड़ी की। ये जो बुक है एस अगेंस्ट अवार्ड, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है। ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है जो काफ़ी फेमस टेनिस खिलाड़ी हुआ करती थी। सानिया मिर्जा की पुस्तक है जो काफ़ी फेमस टेनिस खिलाड़ी हुआ करती थी। कहा जाता है कि इस पुस्तक को लिखने में इमरान मिर्जा और शिवानी गुप्ता ने भी इनका साथ दिया था। सानिया मिर्जा की पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स को लिखने में इमरान मिर्जा और शिवानी गुप्ता के ने भी साथ दिया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था? बताना है कि किस वर्ष बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था। इसका सही ऑप्शन हो गया 1929। 1929 को 1929 को बाल विवाह निषेध अधिनियम को पारित किया गया था। और कहा जाता है कि इस अधिनियम को पारित करने में एक व्यक्ति हैं हरविलास शारदा। हरविलास शारदा हरविलास शारदा इन्होंने इस अधिनियम को पारित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और इसीलिए इस बाल विवाह अधिनियम 1929 का दूसरा नाम शारदा अधिनियम भी हुआ है। 1929 का दूसरा नाम शारदा अधिनियम भी हुआ। इसे बाल विवाह अधिनियम या शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम दोबारा इसे 2006 में लागू किया गया था। दोबारा इसे लगभग 2006 में लागू किया गया था। और 2007 को 1 नवंबर 2007 से इसमें कुछ नए कानून को या नए कानून के तहत इसमें कुछ फेरबदल किए गए थे।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैव निम्न करणीय पदार्थ कौन नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो वातावरण में पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, प्लास्टिक का थैला। प्लास्टिक का थैला एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लांट सब्सटेंस है जो जैव नवीनीकरण की श्रेणी में आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? बताना है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी इनमें से कौन है। चलिए सही ऑप्शन इसका हो गया पाटलिपुत्रा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा रही थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा रही थी। कहा जाता है कि मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा रही, लेकिन इसके साथ साथ ही अलग अलग प्रांतों में शासन करने के लिए उन्होंने अलग अलग राजधानियां भी बनाए, जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पश्चिम पथ और कलिंग, जिसे पूर्वी पथ के नाम से जाना जाता है। अलग 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 एरिया में उनकी राजधानी भी अलग अलग रही थी। जैसे उत्तरापथ में तक्षशिला को मौर्य साम्राज्य की कार्यकारी राजधानी माना गया था। उत्तरापथ में तक्षशिला को, उत्तर पथ में तक्षशिला, जो भी वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में आ जाता है। बात करते हैं दक्षिणापथ की। दक्षिण पथ की तो स्वर्णगिरी, दक्षिणापथ में स्वर्णगिरी। उसके बाद अगर बात करते हैं पश्चिम पथ की, पश्चिम की तरफ की, तो उधर की राजधानी लगभग उज्जैन को माना जाता था, उज्जैन को माना जाता था। और पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व या कलिंग सेक्टर की बात करते हैं तो कलिंग की तरफ तौसली, तौसली को मौर्य साम्राज्य की राजधानी माना गया था। लेकिन अगर मुख्य रूप से बात किया जाए तो मौर्य साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण राजधानी पाटलिपुत्रा हुई थी, और अलग अलग राज्यों पर शासन करने के लिए उसने उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पश्चिम पथ और कलिंग पथ के नाम से 4 अलग अलग राजधानियां भी बनाई गई थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बोहाग बिहू, बोहाग बिहू को डैश के नाम से जाना जाता है। बताना है कि बोहाग बिहू को किस नाम से जाना जाता है। बिहू जो है वो आसाम का एक पर्व त्यौहार है। आसाम के द्वारा आसाम में मनाया जाने वाला पर्व त्यौहार है, एक जनजातीय त्यौहार है जो फसल की कटाई को लेकर के मनाया जाता है। अगर बात करते हैं बिहू त्यौहार की, तो बिहू त्यौहार मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। मुख्य रूप के 3 प्रकार के होते हैं। बिहू त्यौहार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और एक अलग प्रकार की होती है जिसमें जानवरों से संबंधित खेल खेले जाते हैं। अब जरा सा देख लेते हैं ऑप्शन को। इसमें कहा गया है कि बोहाग बिहू को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, रंगीली बिहू के नाम से। बोहाग बिहू को रंगीली बिहू के नाम से जाना जाता है। यह बिहू त्यौहार अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, और असमिया नव वर्ष और बसंत ऋतु का प्रतीक होता है। जो बोहाग बिहू त्यौहार है वो अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है और असमिया या बसंत ऋतु का प्रतीक होता है। असमिया नव वर्ष का और बसंत ऋतु का प्रतीक होता है। इसके बाद बिहू होता है जिसे कोंगाली बिहू कहते हैं। उसके बाद एक त्यौहार है जिसे बिहू में कोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। कोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, कोंगाली बिहू के नाम जाना जाता है। कोंगाली बिहू का दूसरा नाम काटी बिहू भी है, यानी कि ये काटी बिहू और कोंगाली बिहू लगभग दोनों एक ही नाम है, और ये अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है, जिसमें फसल को लेकर के प्रार्थना की जाती है। इसे कांगली या गंभीर बिहू भी कहते हैं। इस कोंगाली बिहू या काटी बिहू को गंभीर बिहू के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बचा माघ बिहू। माघ बिहू को हम भोगाली, भोगली बिहू, भोगली बिहू के नाम से जाना जाता है। माघ बिहू को भोगली बिहू के नाम से जाना जाता है। माघ बिहू को भोगली बिहू के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख 3 प्रकार के बिहू पर्व है। पहला रंगीली बिहू, दूसरा
रंगीली बिहू जिसे अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। दूसरा कोंगाली बिहू या कटी बिहू जिसे अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। और माघ बिहू या भोगली बिहू जिसे जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। या कह सकते हो कि जनवरी के मध्य में फसल कटाई के समापन या समाप्त होने के उपरांत मनाया जाने वाला त्यौहार को माघ या भोगली बिहू कहते हैं। इसके साथ साथ एक अन्य है जो मुख्य तो नहीं कह सकते हैं लेकिन बिहू परिवार बिहू फेस्टिवल के अंतर्गत आता है, जिसे भूभाग बिहू या भोगली बिहू भूभाग बिहू ये कहते हैं। यह भोगली बिहू और माघ बिहू के रूप में ही मनाया जाता है। भोगली बिहू या माघ बिहू के अंतर्गत मनाया जाता है। इसे हम भूभाग बिहू कहते हैं। इसमें लोग दावत करते हैं और जानवरों की लड़ाइयाँ लड़वाते हैं। जानवरों से आपस में जैसे मुर्गा या भैंसों की आपस में लड़ाइयाँ लड़ाई जाती है, उसे भूभाग बिहू कहते हैं, जो माघ और भोगली बिहू के अंतर्गत में ही आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में अधिकतम की बात की जा रही है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो गया 250। ऑप्शन नंबर डी 250, 250। बात करते अधिकतम संख्या की, तो अधिकतम संख्या में सीटों का बंटवारा में दो तरह से किया जाता है, जिसमें से 12 लोग राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं तथा 238 लोग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। 238 लोग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। यह संख्या निर्धारित 1971 के जनगणना के अनुसार की गई थी, जो लगभग 2026 तक बिल्कुल समान रहेगी। 2026 के बाद इसमें फेरबदल किया जा सकता है। वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में 12 सीटें ये राष्ट्रपति द्वारा चुनी गई हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की गई हैं। और अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कुल मिला के 233 सीटें रखी गई हैं। 5 सीटें खाली रखी जाती हैं, 5 सीटें वर्तमान में खाली रखी गई हैं। कुल मिलाकर के 233 सीटें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से चुनी गई हैं, 12 सीटें मनोनीत की गई है। और राज्यसभा की कुल सीटें वर्तमान में 245 है, वर्तमान में 245 है। बात करते हैं राज्यसभा के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, तो राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में किया गया है। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में किया जाता है। अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो राज्यसभा का कार्यकाल मुख्य रूप से 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल मुख्य रूप से 6 वर्षों का आता है और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। हर वर्ष 1/3 हिस्से 1/3 सांसद इसमें से रिटायर होते हैं और उनके जगह पर नए सांसदों की भर्ती की जाती है या नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 84 की बात करते हैं। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है और आर्टिकल 84 में सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन है। आर्टिकल 84 में राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन है। आर्टिकल 102 में अयोग्यता की बात की गई है कि किन परिस्थितियों में राज्यसभा के सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71। डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन की अनुदिशा मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। तो बताना है कि बीच मारा जाता है तो वो किस जगह पर मारा जा रहा है, बॉल को किस जगह पर मारा जा रहा है। चलिए देखते हैं एक क्रिकेट पिच की तरह से। अगर क्रिकेटर यहाँ खड़ा है तो यहाँ कवर और मिड ऑफ की बात की जा रही है, कवर और मिड ऑफ की। तो इस शॉट को ऑफ ड्राइव कहा जाता है। इस साइड को सी नंबर ऑप्शन ऑफ ड्राइव शॉट कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है।
विनिमय के माध्यम के रूप में काम करता है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में काम करता है? सही ऑप्शन हो गया डी नंबर, मुद्रा। मुद्रा की परिभाषा ही है कि मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है, इसलिए सही आंसर इसका हो गया हमारा डी नंबर, मुद्रा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। रंजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बताना है कि रंजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल में होता है। रंजीत सिंह गोल्ड कप जो टूर्नामेंट है वो किस खेल से संबंधित है? सही आंसर इसका हो गया हॉकी। यह टूर्नामेंट हॉकी खेल से संबंधित है। इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत हुई थी वो 1978 में की गई थी। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1978 में की गई थी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। बताना है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? बताना है कि किस युद्ध के कारण मंगल पांडे को फांसी मिली थी। सही आंसर हो गया ए नंबर, 1857 विद्रोह। 1857 विद्रोह के कारण मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। बात है 29 मार्च की। 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 की। 29 मार्च 1857 की बैरकपुर छावनी ने मंगल पांडे ने कारतूस पर चर्बी लगे कारतूस को यूज करने से मना कर दिया और अपने दो सीनियर अधिकारी ह्यूज और बाघ को गोली मार दी। लेफ्टिनेंट बाघ और मेजर ह्यूज को गोली मार दी थी, जिसके कारण उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई थी। चलिए अब देख लेते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में भी। प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को किया गया था। ठीक इनसे 100 साल पहले 23 जून 1757। 1757 यह ब्रिटिश के साथ हुई थी। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध किया गया था। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और उनके हार का मुख्य कारण था मीर जाफर उनका जो एक सेनापति था, मीर जाफर, उनका विरोध कर देना या उनका उनका अंग्रेजों की तरफ जाकर के मिल जाना। मीर जाफर अंग्रेजों की तरफ जाकर मिल गए थे, जिस कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। यह युद्ध मुर्शिदाबाद के आसपास हुआ था। मुर्शिदाबाद नामक स्थान पर पलासी नामक स्थान पर हुआ था। मुर्शिदाबाद में पलासी नामक स्थान पर हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन। बोरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर हो गया BaOH2। BaOH2। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामाकलापन का जो संबंध है वो किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो गया सी नंबर, कुचिपुड़ी से। सी नंबर, कुचिपुड़ी से। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी है जो भामाकलापम का संबंध कुचिपुड़ी से है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। दो संख्याएं इस प्रकार से दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी हो, x, और दूसरा संख्या 2x। यदि उनका औसत 15 है तो कह सकते हो कि x प्लस 2x इक्वल टू, दो संख्याओं का औसत 15 है तो दोनों को मिला देते हैं, तो 2 इंटू 15, 2 इंटू 15।
अब x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो x का वैल्यू 3 से 5 कटेगा, 5 दून यानी कि x का वैल्यू 10, यानी कह सकता है कि पहली संख्या क्या है। तो इसका सही आंसर हो गया a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10 यानी कि पहली संख्या 10 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द हमें ज्ञात करना है। शब्द दिया गया है प्रत्येक, शब्द दिया गया है प्रत्येक, तो इसका विलोम शब्द अनेक होगा। इसका विलोम शब्द अनेक होगा। प्रत्येक का विलोम शब्द अनेक होगा। अगर ये प्रत्येक का पर्यायवाची शब्द बात करते हैं तो प्रत्येक प्रत्येक का पर्यायवाची शब्द में एक भी आ सकता है। प्रति प्रति का बात करते हैं तो प्रति का विलोम शब्द अनेक कहा जा सकता है, अनेक को कहा जा सकता है। सरल का विलोम शब्द कठिन, सरल का विलोम शब्द कठिन। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। हमारा शब्द दिया गया है विष्णु। विष्णु का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन दिया गया है बी नंबर लक्ष्मीपति। विष्णु का पर्यायवाची शब्द बी नंबर लक्ष्मीपति होगा। इसके साथ साथ विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द में गरुड़, गरुड़ ध्वज, जनार्दन, चक्रपाणी या गोविंद। चक्रपाणी, चक्रपाणी या गोविंद है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द गरुड़ ध्वज, जनार्दन, चक्रपाणी या गोविंद है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताना है कि कहाँ पर ये वर्ड गलत है। दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी ऑफ 8 राउंड प्लैनेट्स, द फ्यू रॉक्स इन बिटवीन द सम कॉमेट्स। बताना है कि इस लाइन में कौन सा जगह है जो गलत है। ऑप्शन तो बाद में देख लेते हैं, इसको पहले ही हम देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसमें एक वर्ड दिया हुआ है द फ्यू, द फ्यू। यहाँ फ्यू की अगर बात करते हैं तो फ्यू एक निगेटिव वर्ड में आ जाता है जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं या बिल्कुल खाली की बात करते हैं। द फ्यू में यहाँ बात होता है कुछ या फिर भी एक या सब की बात कर सकते हैं, फिर भी कुछ या सब की बात कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर होना चाहिए ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, कुछ पत्थर, कुछ रॉक्स। ए फ्यू यानी कि कुछ का बात यहाँ पर हो रहा है। चलिए अब देख लेते हैं एक बार ऑप्शन की तरफ। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन में दिया गया है ए फ्यू, यानी कि सही ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा सी नंबर। दिस इज द स्टोरी ऑफ 8 राउंड प्लैनेट्स, अ फ्यू 8 राउंड प्लैनेट्स, ए फ्यू रॉक्स इज बिटवीन द सम कॉमेट्स। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। बताना है कि भोटिया नृत्य कला, भोटिया नृत्य कला, भोटिया नृत्य कला निम्न में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। किस भारतीय राज्य का यह लोक नृत्य है। इसका सही ऑप्शन हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड। भोटिया जो नृत्य कला है वो उत्तराखंड की पारंपरिक नृत्य कला के रूप में उसे जाना जाता है। उत्तराखंड के पारंपरिक नृत्य कला के रूप में भोटिया नृत्य को जाना जाता है। भोटिया नृत्य कला को जाना जाता है। यह नृत्य मृत और संस्कारों से जुड़ी हुई है, मृत्यु और संस्कारों से जुड़ी हुई है। भोटिया लोग जो होते थे उनका मानना होता था कि मरने के बाद आत्मा भेड़ या बकरी के शरीर में रहती है, अतः यह नृत्य में मृतक की आत्मा पशु के शरीर से मुक्त कराई जाती है। यहाँ के लोगों को मानना है कि अगर कोई व्यक्ति मरते हैं तो उसकी आत्मा जो होती है वो भेड़, बकरी या पेड़ों में बस जाती है, और उत्तराखंड के जनजातीय लोग नृत्य करके उन आत्माओं को मुक्त करते हैं। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में कुनबी, गोवा की नृत्य कला में कुनबी, कुनबी गोवा की नृत्य कला है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो कुम्मी,
तमिलनाडु में कुम्मी, और उड़ीसा की बात करते हैं तो घूमरा। उड़ीसा में घूमरा पारंपरिक नृत्य कला में आती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? अगला क्वेश्चन है, बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? सही आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो गया ए नंबर, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इनके शॉर्ट नाम से या कह सकते हो इनके शॉर्ट रूप से लोग इन्हें हसन गंगू, हसन गंगू के नाम से जानते हैं। हसन गंगू के नाम से जानते हैं। इनकी स्थापना की बात करते हैं तो इन्होंने 3 अगस्त को 3 अगस्त 1347 3 अगस्त 1347 को मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी गई थी जिसे बहमनी राज्य के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात के किस जिले में स्थित है? मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात के किस जिले में स्थित है? सही ऑप्शन इसका हो गया कच्छ जिला में। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसके साथ साथ बाहर के कुछ अन्य थर्मल पावर प्लांट को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है विंध्याचल थर्मल प्लांट, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट जो मध्य प्रदेश में स्थित है, विंध्याचल थर्मल प्लांट। गुजरात की बात करते हैं तो मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट। मध्य प्रदेश में शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, मध्य प्रदेश में दूसरा हो गया शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। गुजरात की बात करते हैं तो मुंद्रा यूएमपीपी, मुद्रा यूएनपीपी। महाराष्ट्र में तिरौरा थर्मल पावर प्लांट, महाराष्ट्र में तिरौरा, महाराष्ट्र में तिरौरा थर्मल पावर प्लांट, तिरौरा थर्मल पावर प्लांट। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो सीपत सुपर थर्मल पावर प्लांट, छत्तीसगढ़ में सीपत सुपर थर्मल पावर प्लांट। उड़ीसा में तलचर, उड़ीसा में तलचर थर्मल पावर प्लांट। छत्तीसगढ़ में एक और थर्मल पावर प्लांट है जिसका नाम कोरबा, कोरबा थर्मल पावर प्लांट, कोरबा थर्मल पावर प्लांट। इसके साथ साथ राजस्थान में कोटा थर्मल पावर प्लांट और महाराष्ट्र में ट्राम्बे, महाराष्ट्र में ट्राम्बे थर्मल पावर प्लांट काफ़ी फेमस है और इन सभी को बार बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घुलनशील बचत एवं क्रेडिट संघ की शुरुआत शार्ली आर्डेनर द्वारा कब की गई थी? बताना है शार्ली आर्डेनर द्वारा घुलनशील बचत एवं क्रेडिट संघ की शुरुआत कब की गई थी? सही ऑप्शन हो गया इसका सी नंबर 1964, सी नंबर 1964। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तन आधारित रोग नहीं है? बताना है कौन सा उत्परिवर्तन आधारित रोग नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो गया डी नंबर, मलेरिया। डी नंबर मलेरिया एक उत्परिवर्तन रोग नहीं है। मलेरिया की बात करते हैं तो ये एक मच्छर होता है जिसे मादा एनीफिलिया, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि एम एस वर्ड में एक खाली या नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या होना चाहिए? कीबोर्ड में शॉर्टकट की क्या होता है? सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 वर्ष के लिए 4% 4% प्रति ब्याज की दर से उधार ली गई राशि 4,000 पर साधारण ब्याज याद करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। बस फॉर्मूला हम सेट करते हैं पी आर टी बटा
100 दिया गया है 6 वर्ष के लिए। प्रिंसिपल हमारे पास है 4000 रुपये। टाइम दिया गया है 6 वर्षों के लिए और रेट दिया गया है 4%/100। सही आंसर इसका हो गया सी नंबर ऑप्शन 96, 960 रुपये। 960 रुपये सही आंसर हो गया इसका 960 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 और 84 का महत्तम समर्पत क्या होगा? महत्तम समर्पत क्या होगा? 36 और 84 का महत्तम समर्पत क्या होगा? डायरेक्ट अप्रोच इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कैसे होगा? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्या कटनी चाहिए, तो 12 3 बार में 36 और 12 7 बार में 84। 12 7 बार में 84, तो हमारा जो महत्तम समर्पत हो गया वो 12 हो गया। 6 से कटते हैं तो 6 से कटता है, लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी है, तो हमारा सबसे बड़ी संख्या 12 होगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसे बताना है कि डैश के स्थान पर, वाट के स्थान पर क्या होना चाहिए। एक सीरीज इसमें देख लीजिएगा ध्यान से, सीरीज को पता चलता है देखने पर कि इसमें हर एक वर्ड में +5 किया जा रहा है। तो इस तरह से 3 में जब हम +5 करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है, मेरे पास निकलता है ऑप्शन नंबर डी 8। इसका सही आंसर हो गया डी नंबर ऑप्शन 8। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ को क्या कहा जाता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन हो गया ऊर्जा देने वाला, ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ। ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ को ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अवयवीय गति से, अवयवीय गति का उदाहरण है, गतिविधि का उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कूदना। कूदना इसलिए होता है कि अवयव गति में जो शरीर की जो गति होती है वो लगातार नहीं निकलनी चाहिए, लगातार नहीं निकलनी चाहिए। ऐसी गति को हम अवयव गति कहते हैं। जबकि तैरना, चलना या रस्सी कूदना में लगातार शरीर की ऊर्जा निकलती रहती है, इसलिए ऐसी गति को वायवीय, वायवीय गति का उदाहरण माना जाता है। तैरना, कुछ चलना और रस्सी कूदना ये सभी वायवीय गति का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि इस कार्य को करने में शरीर से लगातार ऊर्जा देनी पड़ती है। जबकि कूदने के क्रम में शरीर में लगातार ऊर्जा देने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसे अवायवीय गति का उदाहरण माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रिकेट पिच की मानक लंबाई, क्वेश्चन नंबर 92, क्रिकेट पिच की मानक लंबाई कितनी होती है? अगर मीटर की बात करते हैं तो इसकी मीटर की लंबाई 20.11 मीटर, 20.11 मीटर होती है, जो करीब करीब 22 गज के बराबर आता है। इसलिए क्रिकेट की लंबाई का सही आंसर हो गया हमारा बी नंबर 22 गज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुमूल्य खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुमूल्य खनिज है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर प्लेटिनियम। प्लेटिनियम को एक बहुमूल्य खनिज के रूप में माना जाता है। प्लेटिनियम को एक बहुमूल्य खनिज के रूप में माना जाता है। प्लेटिनियम के साथ साथ सिल्वर और सोना, सिल्वर, सोना, प्लेटिनियम ये सभी बहुमूल्य खनिज के रूप में आते हैं। हेमेटाइट की बात करते हैं तो हेमेटाइट का लोहे का अयस्क होता है, लोहे का अयस्क होता है, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है और हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। समुद्र जल में कौन सा खनिज लवण मुख्य रूप से, मुख्य या कह सकते हो कि खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है, प्रमुख मात्रा में घुला होता है? सही ऑप्शन हो गया डी नंबर सोडियम क्लोराइड, डी नंबर सोडियम क्लोराइड, डी नंबर सोडियम क्लोराइड। समुद्र में सोडियम क्लोराइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। यह सोडियम क्लोराइड समुद्री पानी में घुला हुआ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कोशिका का कौन सा भाग है जो पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही ऑप्शन हो गया इसका सी नंबर
सूत्रकणिका, सूत्रकणिका इसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विस्थापन का दूरी के साथ क्या अनुपात होता है? विस्थापन का दूरी के साथ क्या अनुपात होता है, बताना है कि अनुपात हमेशा कैसा रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1 के बराबर या 1 से कम। 1 के बराबर या 1 से कम विस्थापन का अनुपात 1 के बराबर या 1 से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है, बताना है। रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर ऑप्शन। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र भी होता है वो भी खुल जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? सही ऑप्शन हो गया इसका हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन इसका हो गया हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा लघु चित्रकला हिमाचल प्रदेश के राज्य में बनाई जाती है। इसे पहाड़ी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। इसे पहाड़ी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अन्य चित्रकलाओं में गुलेर, इसके अन्य नाम या फिर कह सकते हैं इसके साथ साथ अन्य चित्रकलाओं की जो नई पद्धति उभरी थी उसमें गुलेर, कांगड़ा, चंबा, मुंडी, बिलासपुर, व कुल्लू। बिलासपुर व कुल्लू प्रमुख है। पहाड़ी चित्रकला का जो केंद्र होता है, मुख्य केंद्र होता है जहाँ पर ये इस तरह की कांगड़ा चित्रकलाएं जो उभरी थी उसमें से गुलेर, कांगड़ा, चंबा, मुंडी, बिलासपुर और कुल्लू काफ़ी प्रसिद्ध है। बात करते हैं कांगड़ा चित्रकला की या कांगड़ा क्षेत्र की, तो उस समय के राजा संसार चंद्र के संरक्षण में इस तरह की पेंटिंग या इस तरह की चित्रकला का विकास हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? सही ऑप्शन हो गया बी का CS की, सीजियम की सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता CS यानी कि सीजियम की है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। इसमें से कौन सी चीज़ है जो पाचन के बाद जो वसा बच जाती है उसका शोषण करती है? सही ऑप्शन हो गया बी नंबर लसिका के द्वारा, जिसे इंग्लिश में लिम्फ कहा जाता है। ये आंत में पाचन के बाद बची हुई वसा का अवशोषण कर लेती है।